हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल एसवी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अब तक जितना भी अपन ने इस चैनल पर जितने वीडियो आपने फिजिक्स के देखे वो एक चैप्टर से संबंधित थे। विद्युत धारा यूनिट अपनी चल रही थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की, और उस धारा विद्युत की में आपके पास दो चैप्टर हैं, एक तो विद्युत धारा का और एक अपने पास विद्युत परिपथ का। वो चैप्टर 5 था, ये चैप्टर 6 है। तो अपन आज चर्चा करने वाले हैं विद्युत परिपथ के बारे में, ठीक है। और विद्युत परिपथ चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर, अपने पास छोटी छोटी बातें हैं जैसे व्हाइट स्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, और उस विभव मापी के 5 अनुप्रयोग हैं। केवल इतना सा चैप्टर है, तो ज्यादा तो नहीं, चैप्टर के 4 या 5 वीडियो में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अब आज अपन चर्चा करते हैं विद्युत परिपथ के लिए, और विद्युत परिपथ में सबसे पहला टॉपिक है अपना किरचॉफ का नियम। बहुत सी जगह आपको किरचॉफ लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। और दूसरा इससे अपन कहते हैं कौन सा, धारा नियम भी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो कई बार ये कह देता है कि धारा नियम क्या है, समझाइए। ठीक है, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे अपन कहते हैं धारा नियम, और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे अपन कहते हैं वोल्टता नियम। दूसरा है वो कौन सा है, पहला धारा नियम, दूसरा अपने पास है वोल्टता नियम। तो कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, या कई बार आपको ये कह देता है कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है। तो ध्यान रखना सभी बातें, ठीक है ना। पहला नियम है वो धारा नियम है, दूसरा है वो कौन सा, वोल्टता नियम है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं धारा नियम की। तो देखो आसान सा है, धारा नियम क्या कहता है कि कोई भी एक बिंदु हो अपने पास, जैसे मान लो एक संधि बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु पर धारा का मान, कुल धारा का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी समेशन आई इक्वल से 0। ठीक है, एग्जाम में लगभग बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है। कई बार इससे न्यूमेरिकल पूछ लेता है और कई बार क्या करता है आपसे नियम पूछ लेता है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बना देता है यहाँ से कि किरचॉफ के प्रथम नियम में किरचॉफ के धारा नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो गणितीय रूप उसका क्या बनेगा, समेशन आई इक्वल से 0। ठीक है, अब देखो समेशन आई इक्वल 0 यानी किरचॉफ को अपन थ्योरेटिकल रूप में लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे कि संधि बिंदु पर 2-3 बातों में लिख सकते हैं। एक तो ये कह दें कि संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का, या आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितनी धाराएं आएंगी उसके बराबर उतनी ही धारा, ऐसा कह सकते हैं अपन। ये संधि बिंदु जैसे मान ले ओ है, धारा को अपन इंडिकेट करें I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, तो टोटल इस पर धारा का मान कितना होगा, आने वाली धारा I1, ऐसा भी कह सकते हैं, देखो इसको I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो हो गई आने वाली धारा, इक्वल्स किसके होंगी, जाने वाली धाराओं की, I4 प्लस I5। तो दूसरी बात हो गई कि आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तीसरी बात अपन इसी से कह सकते हैं, इसी से देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, इनको इधर ले आओ, माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स 0। यानी वो पहली वाली बात है कि कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको ऐसा कह सकते हैं, देखो ये बात भी ध्यान रखना
कि संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, आने वाली धाराएं देखो तीन है अपने पास, I1 I2 I3, और जाने वाली धाराएं दो हैं, तो तीन को तो अपन ने धनात्मक लिख दिया, दो को कैसा लिखा है, ऋणात्मक लिखा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है इसकी कि प्रथम नियम या धारा नियम वो आवेश संरक्षण का पालन करता है या आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आवेश संरक्षण कैसे होगा, आवेश के कारण धारा प्रवाहित होती है और धारा जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है। ठीक है, तो आवेश का कोई भी लॉस नहीं, यानी आवेश सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये तो थी पहले नियम की बात। अब देखो इतने में से एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ ले, या फिर आपको कई बार न्यूमेरिकल बना के दे दे कि जैसे आपको मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपको कह दे I1 आपको दे दे 7 मान लेते हैं, I2 मान ले 5, I4 आपको दे दिया मान लो 2, I5 दे दिया आपको 3 और एक और निर्गत कर दे I, और आपको ये कहते कि I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता ही है किरचॉफ का नियम कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर। तो कितना हो जाएगा, देखो I1 प्लस I2 इक्वल्स किसके होंगे, I4 प्लस 3 नहीं लिखा क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, I4 प्लस I5 प्लस कितना है I। ठीक है, मान किसका चाहिए, I का, तो I बराबर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 माइनस I4 और माइनस I5। चलो मैं 3 और 4 ही लिख देता हूं, अन्यथा ये सोचोगे 3 कहां गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो I इक्वल्स में I1 कितना है 7 प्लस 5 माइनस 2 और माइनस 3, ये बनेगा, यानी I का मान कितना आ जाएगा, 7 × 10 तो 12, 12 में से 5 यानी 7 ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ये हो गया किसका, I का मान 7 एम्पियर। तो इतना सा क्वेश्चन आ जाता आपके एग्जाम में, एक नंबर का पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान देगा। ठीक है, ये तो थी बात अपने किरचॉफ के प्रथम नियम की। अब अपन बात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम की, जिसको अपन क्या कहते हैं, वोल्टता नियम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, वोल्टता नियम। देखो वोल्टता नियम क्या कहता है, सबसे पहली बात तो इसके लिए ध्यान में रखोगे कि किरचॉफ का वोल्टता नियम वो सदैव बंद परिपथ में लागू होता है, कभी भी खुले परिपथ में। पहला नियम तो परिपथ से कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो दूसरा नियम है वो हमेशा बंद परिपथ में ही लागू होगा। यदि ओपन सर्किट है अपने पास तो उसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम है वो उसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, कहता क्या है किरचॉफ का वोल्टता नियम, कि किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलने पर, जैसे मान लो जैसे सेल मान लिया, एक रेजिस्टेंस मान लिया और एक सेल ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, जैसे मान लो इतने मान लेते हैं। ठीक है, ये ε1 ε2 R1 R2, ये एक निश्चित दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक निश्चित दिशा में चलने पर ध्यान से सुनना कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार एक बंद परिपथ में, बंद परिपथ बन रहा है, बंद परिपथ में निश्चित दिशा में चलने पर सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग समेशन एप्सिलॉन, दो ही सेल अपने पास, समेशन एप्सिलॉन इक्वल्स में ε1 प्लस ε2 हो जाएगा। सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग तथा प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टताओं का योग क्या होता है, टोटल 0 होता है। ठीक है, कह सकते हो ऐसा कि समेशन एप्सिलॉन प्लस समेशन वी इक्वल से 0, या फिर देखो 0 कब होंगे, आपको पता ही है कि ये दोनों उस मान के बराबर हो जो इन सिरों पर क्या हो, टर्मिनल वोल्ट हो उसके बराबर। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं
कि इससे अपन कहना चाहें तो ये बात नहीं बनती अपनी, इससे कहना चाहें तो ये बनेगा समेशन एप्सिलॉन और माइनस समेशन v इक्वल्स 0, ये बनेगा। बात तो आपकी सही है, इससे ये बनेगा, लेकिन देखो ये भी मान किस अकॉर्डिंग, ये भी अपन ने कहा है कि टोटल बीजगणितीय योग दोनों क्वांटिटी का वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो टोटल ऐसे तो नहीं कि समेशन एप्सिलॉन मान लो 12 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, और ये भी 12 वोल्ट है, तो दोनों को ऐड करें तब तो 0 नहीं बन सकता, ये दोनों बराबर हैं तभी तो बनेगा। देखो इस बेस पे कि दोनों बराबर होंगे तो अपन तो ये कथन का है कि समेशन एप्सिलॉन प्लस समेशन v यानी उसका टोटल मान 0 होगा, यानी इसके बराबर अपन 0 लिखेंगे तो देखो देखिए 12 वोल्ट इधर आएगा तो ये माइनस 12 वोल्ट बनेगा, दोनों मान तो बराबर ही है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी तो मान 0 बन पाएगा इसका, ठीक है। ये था अपना दूसरा किरचॉफ का वोल्ट का नियम जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखने लायक है। किरचॉफ का वोल्ट का नियम, जैसे पहला नियम तो किस पे आधारित था, आवेश संरक्षण पे आधारित था, ठीक है। पहला नियम था ये धारा नियम। वैसे ही अब देखो अपन बात करें इसकी वोल्टता नियम की, तो वोल्टता नियम के लिए पहली बात तो कौन सी हो गई कि वोल्टता नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। क्यों, ऊर्जा कहां से आ गई थी इसमें, सोचा आपने? अपन ने देखो पिछले चैप्टर में विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चक्कर लगवाने में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। कहलाती है ना, जो कार्य किया जाता है वही तो था विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो वही बात हो गई कि एनर्जी तो उस लगाने में जो अपना सेल कार्य करेगा वो कार्य तो है, ठीक है, और टोटल मान इसका बराबर बन रहा है, यानी इसका ऊर्जा है वो क्या है, संरक्षित है, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई कि कौन सी राशि पे, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ठीक है। दूसरी बात अपन करें, दूसरी बात आपको बता दी कि वोल्टता नियम है वो सदैव कौन से परिपथ में लागू होता है, बंद परिपथ में लागू होता है। कौन से में, बंद परिपथ में लागू होता है। इससे अपन ऐसा कह सकते हैं ना, बंद परिपथ को, बंद परिपथ को आपको पता हो तो इसे अपन एक पास भी कहते हैं, तो इसको अपन पास नियम भी कह सकते हैं, या फिर इसे अपन एक लूप से भी दर्शा सकते हैं। एक बंद पथ बन रहा है कि एक निश्चित सीक्वेंस में अपन जा रहे हैं तो इसे अपन लूप नियम भी कह सकते हैं, लूप नियम। अब कहोगे कि लूप क्या होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, जहां पे आपने देखो एक रस्सी को बांध दिया दो टर्मिनल पे और उसको गति करवाई, तो देखो इस अकॉर्डिंग उसकी लूप बन रही थी क्या, ठीक है। तो एक ये बंद पथी बन गया इसके लिए, तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, ठीक है। तो इसको अपन तीन नाम से कह सकते हैं, पास नियम, लूप नियम या वोल्ट का नियम कह सकते हैं, जिसका मान किसके समतुल्य होता है, ओम के नियम के समतुल्य होता है। ओम का नियम भी किसको दर्शाता है, V इक्वल्स IR, यानी टोटल विभवांतर को तो दर्शाता है, ठीक है। तो इसका मान है लूप नियम का, वो किसके समतुल्य होता है, ओम के नियम के समतुल्य होता है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें इसके लिए आप ध्यान रखें, ठीक है। ये तो थी अपने पास साधारण सी बातें दोनों किरचॉफ के नियमों की, ठीक है। अब देखो इन्हीं किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए अपन कुछ अदर क्वांटिटी वाली डेफिनेशन डिफाइन करते हैं उनको, और उसमें सबसे पहले आता अपने पास व्हाइट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हाइट स्टोन सेतु या व्हाइट स्टोन ब्रिज। देखो सबसे पहली बात तो कि व्हाइट स्टोन सेतु क्या काम में आता है, तो ध्यान रखना व्हाइट स्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, चलो इसके लिए पहले छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। सेतु से मतलब आप समझ गए,
सेतु क्या एक तरह से एक ब्रिज ही तो होता है, तो एक ब्रिज व्यवस्था अपन बना देते हैं। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखो ए और सी के मध्य तो एक कुंजी बैटरी लगा दी अपन ने और एक इसके साथ में कोई कुंजी संयोजित कर देते हैं। ठीक है, बी और डी के मध्य अपन जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर अपन संयोजित कर दिया। इन प्रतिरोधों को नाम दे देते हैं R1, R2, R3, R4। आपकी इच्छा हो गई, मान लो कई जगह बुक वगैरह में आपको ये भी मिल जाएगा कि P, Q, R, S मान रखा है, या R1, R2, R3, R4 मान लो। ठीक है ना, कोई भी नहीं, आप सीक्वेंस ध्यान में रखना कि अपन ने R1 माना है, ये R2 माना है, ये R3, ये R4 है। ठीक है, अब देखो व्हाइट स्टोन सेतु को डिफाइन कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो व्हाइट स्टोन सेतु की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि चार प्रतिरोधों की ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसके द्वारा किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, वो क्या कहलाता है, व्हाइट स्टोन सेतु कहलाता है। ठीक है, चार प्रतिरोध लगे और इन चारों में से कोई भी एक अज्ञात है, जैसे मान लो R1 हो या R2 हो, R4 हो, R3 हो, कोई भी एक अज्ञात है, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें बात करें करंट की अपन, जैसे मान लो यहां से मान ली धारा आई है, आई धारा यहां पर पहुंची तो दो टर्मिनल मिले, मान लेते हैं इधर तो कितनी चली गई I1 और इधर कितनी चली गई I2। ठीक है, ये धारा यहां से यहां पर पहुंची तो इसको देखो वापस से दो टर्मिनल मिल गए। ठीक है, ये धारा इधर से पहुंचेगी तो इसको भी यहां पे दो टर्मिनल मिल गए। अब इस टर्मिनल में मान लें कि धारा इधर से आ रही है, ठीक है, और यहां पे आने के बाद इस टर्मिनल मान लें धारा इधर से, तब तो आमने सामने तो धारा हो नहीं सकती, एक ही तार में दो दिशाएं धारा की नहीं हो सकती। ठीक है, दो दिशाएं हो जाएंगी तब तो क्या होना है, फाल्ट होना है, तो दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो ये बात अपन देखेंगे कि दोनों दिशाओं में से की दिशा किधर से किधर होगी और क्यों होगी। ठीक है, एक बार अपन मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि इसके अंदर धारा IG है वो इधर से इधर आ रही है। ठीक है, यहां से आने बाद इधर IG से लेगी तो इधर क्या बनेगा I1 माइनस IG, यहां से आ रही है, यहाँ पे क्या अपने पास IG और I2 इधर से आ रही है तो इधर कौन सी चली जाएगी I2 प्लस IG। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोनों मिलेंगे I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, तो IG तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा वही I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर, कह सकते हो ऐसा। अब देखो कि इस G में गैल्वेनोमीटर में उसमें धारा की डायरेक्शन कैसे होती है, उस चीज की अपन कैलकुलेशन करें कि धारा की दिशा किधर से किधर होगी। तो इसके लिए अपने तीन बातें आप ध्यान में रखना। पहली बात है कि यदि बी टर्मिनल का विभवांतर कि VB ज्यादा हो किससे, D से, इसका विभवांतर यदि इससे ज्यादा है, इसकी वोल्टता का मान इससे ज्यादा है, तब तो देखो ज्यादा जिसके पास पावर होगी वही मान होगा, वही राजा रहेगा। तो यहाँ पे B के पास ज्यादा है तो धारा की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, B से D की ओर। ठीक है, दूसरी बात यदि VB कम हो किससे, VD से, जब ये ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा, तो धारा की दिशा कौन सी बनेगी, D से B की ओर। ठीक है, ये तो धारा की डायरेक्शन हो गई। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि B भी बराबर हो D भी बराबर हो, तो तीसरी बात अपनी कौन सी है, VB बराबर VD, दोनों बराबर हो तो इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 0 होगा, तब इस धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिए इसके लिए, ये ही व्हाइट स्टोन सेतु का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, कौन सा हो गया सिद्धांत, कि व्हाइट स्टोन सेतु शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सिद्धांत एग्जाम में पूछ भी लेता है कई बार एक नंबर का कि व्हाइट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो आप ध्यान में रखना कि व्हाइट स्टोन सेतु शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए इसमें IG का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने, इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो
सबसे पहले अपन कौन से में किरचॉफ का दूसरा नियम काम में ले इसमें, क्योंकि पहला नियम तो धारा संधि बिंदु पर धारा थी, तो वो तो अपन ने देखो ये लगाई ली कि आई आने वाली धारा और जाने वाले धाराओं के बराबर ही होगी, है कि नहीं। अपन लिखते हैं बराबर I1 प्लस I2। दूसरा नियम लगाए, तो दूसरे नियम के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, बंद पास चाहिए। तो बंद पास में चलते हैं, बंद पास से देखो कौन से ए बी डी ए में, इसमें अपन बात करें ए बी डी ए में, तो देखो ऐसा लिख दूं, प्रतिरोध तो एक ही है, इसमें तो धारा का मान क्या है, 0 है। तो ऐसा कह दें कि वी ए पी बराबर किसके होगा, वी ए टी के। दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों विभवान यानी समेशन एप्सिलॉन इक्वल्स में कितना था, समेशन वी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास वी है कि दोनों का विभवांतर वो क्या होगा, बराबर होगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है। अब देखो v बराबर आप जानते हो, हमने ये भी कहा था किरचॉफ के द्वितीय नियम में कि ओम के नियम का समतुल्य ही होता है, तो ओम का नियम भी काम में लीजिए। v बराबर क्या होता है, आई आर, कितना है यहां से देखो I1 R1, तो इसकी जगह अपन कह सकते हैं, देखो ये VAP अपन ने दर्शाया, इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, VA माइनस VP कह सकते हैं, बराबर VA माइनस VD। ये बनता है विभवांतर, यानी दोनों टर्मिनलों के विभव का अंतर, उसको कहते हैं अपन विभवांतर, ठीक है। तो देखो कितना बनेगा, VAB लिखो I1 R1, ये तो हो गया VAB के लिए I1 धारा है और R1 प्रतिरोध है, ओम के नियम से लिखा अपन ने। दूसरा इसके लिए कितना बनेगा, VAT, ये रहा I2 R3 बन जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं I1 by I2, यानी I2 को इधर ले आऊं और R1 को इधर ले आऊं, तो कितना बनेगा, R3 by R1 बन जाएगा। ये तो समीकरण 1, ठीक है। दूसरा अपन बात करें कौन से में, बंद पास से, अगले वाले में चलो बी सी डी बी में। इस बंद पास में बात करें तो वही किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ, वोल्टा नियम, कौन सा हो जाएगा, वी बी सी इक्वल्स में, इसको बताओ देखिए कैसे लिखेंगे, वी सी डी लिखेंगे, वी डी सी लिखेंगे। मैं लिख देता हूं, देखो वी बी सी इक्वल्स में इसको कैसा लिखेंगे, वी डी सी। क्यों, अब आप कहोगे कि सर इधर से चले थे अपन और इधर ही आ रहे हैं, तो इसको वही लिख लो। देखो धारा की दिशा देखो, इसमें भी यही है, इसमें भी ये, तो दोनों धारा की दिशा तो सेम ही लेके चले अपन, ठीक है। तो VBC बराबर VDC, कितना हो जाएगा, VBC का मान कितना होगा, I1 माइनस IG R2। यहां से मैं साथ ही लिख दूं कि IG 0 है तो I1 ही बचेगा इसमें, ठीक है। या फिर चलो एक बार ऐसा लिख देते हैं, I1 माइनस IG साथ में R2 इक्वल में कितना है, I2 प्लस से IG और साथ में कितना है R4, ठीक है। IG का मान कितना है 0, तो कितना बनेगा, I1 R2 इक्वल्स में I2 R4 बन जाएगा। यहां से मैं ऐसा निकालू I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, R4 बाई R2 बन जाएगा। अब देखो देखिए, ये समीकरण 2 गया, ये 1 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं ना समीकरण 1 और 2 की, तो देखो कितना बनेगा, दोनों बराबर है तो ऐसा लिख दूं R3 बाई R1 इक्वल्स में R4 बाई R2, ठीक है। ये आ गया प्रतिबंध इसके लिए कि व्हाइट स्टोन सेतु का प्रतिबंध क्या है, तो प्रतिबंध ये आता है। अब देखने में आपको अटपटा सा लगेगा कि ये नहीं, ये तो मेरे ध्यान में रहेगा ही नहीं, तो कैसे करें, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो, इस R1 को मैं इधर ले आऊं, R4 को इधर ले आऊं, तो क्या बनेगा, देखो R3 बाई R4 को इधर ले, R1 को इसकी जगह ले दो, क्या बन गया R1 बाई R2, ठीक है। यदि ऐसे भी ध्यान नहीं रहे तो इसको ये वैल्यू इसको इधर लिख देते हैं, R1 बाई R2 बराबर कितना है, R3 बाई R4। देखो अब ध्यान में रह जाएगा, अब एक निश्चित सीक्वेंस बन गई इसके लिए, R1 बाई R2 R3 बाई R4, तो ये होता है कौन सा, व्हाइट स्टोन सेतु। और इसका सिद्धांत मुख्यतः आप ध्यान में रखोगे, सिद्धांत कौन सा है कि ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए अपन वो भी कर लेते हैं।
देखो एग्जाम्पल में आपको कुछ भी नहीं कहा, उसमें आपको 4 वैल्यू दे रखी हैं और आपको साथ में ये कह दिया कि इसके समांतर क्रम में कोई रेजिस्टेंस और जोड़ दिया आपको, और कह रहा है R1 का मान दे दिया आपको 100 ओम दे रखा है, R2 दे दिया आपको 10 ओम, R3 ये R4 दे दिया आपको 5 ओम, और ये दे रखा R3 आपको 100 ओम। ठीक है, और इसके साथ में कोई क्वांटिटी जोड़ दी अक्स, और आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि अक्स के किस मान के लिए व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा, तो आपको केवल अक्स का मान कैलकुलेट करना है। आपको पता है, देखो R1 R2 में लिख देता हूं। R1 तो कितना हो गया 100 ओम, R2 कितना हो गया 10 ओम, R3 कितना हो जाएगा, दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में आप जानते हो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स में 1/R1 R2 से सोल्व कर लोगे तो R3 कितना बनेगा, यहां से 100 अक्स बाई 100 प्लस अक्स, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों ये समांतर में। और R4 कितना है अपने पास है 5 ओम है। लगाओ व्हाइटस्टोन सेतु का प्रतिबंध क्या था अपने पास है, R1 बाई R2 इक्वल से R3 बाई R4। रखो देखिए वैल्यू, R1 तो 100, R2 10 इक्वल्स में R3 100 अक्स बटे 100 प्लस अक्स, और इसके साथ में R4 कितना है 5, तो R4 इसके साथ में लिख देता हूं 5। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से, इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा, देखो 5 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 50, और साथ में कितना है 100 प्लस अक्स बराबर कितना हो गया 100 अक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, इसको साथ में मल्टीप्लाई करें तो 50 5000 बन जाएगा, प्लस 50 अक्स बराबर कितना हो गया 100 अक्स बन जाएगा। 50 अक्स को उधर भेज दो तो 5000 बराबर 100 अक्स माइनस 50 अक्स बनेगा, यानी 50 अक्स बराबर कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, अक्स बराबर कितना आ जाएगा 5000 बाई 50, यानी कैंसिल कितना आ जाएगा 100। ये मान आ जाएगा किसका, अक्स का, कि इसकी जगह भी अपन 100 ओम प्रतिरोध का मान जोड़े तब ये व्हाइटस्टोन सेतु कौन सी अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, इतनी सी बात है आपकी व्हाइटस्टोन सेतु की। इसके बाद अपन बात करेंगे मीटर सेतु के बारे में। ठीक है, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।